Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. This is part 3 of chapter 4 class 11 financial market management. So the question here is what are the salient features of debt funds? तो debt funds कौन से funds होते हैं जो invest करते हैं money in debt instrument जैसे कि short term, long term bonds, government securities, treasury bills, corporate paper, commercial paper, call money etc. तो ये वाले जो फंड्स होते हैं जो फीस होती है डेब्ट फंड्स की ये लो होती है एज कंपेयर टू द इक्विटी फंड्स राइट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट करने का? टू प्रिजर्व द कैपिटल और जनरेशन ऑफ इनकम, राइट। सो ये जो डेब्ट स्कीम्स होती हैं दे आर कंसिडर्ड एज सेफर, ठीक है, एंड देयरफॉर जो इन्वेस्टर्स हैं दे गेट अट्रैक्टेड बाय द डेब्ट स्कीम्स। नाउ देखा गया है कि डेब्ट मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं डायरेक्टली उनको पार्टिसिपेट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, इसलिए इन्वेस्टर्स जो हैं दे ट्राई टू दे प्रेफर कि वो डेब्ट मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट करें थ्रू डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। नाउ डेब्ट मार्केट क्या होती है उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेब्ट पेपर। तो ये पेपर्स जो हैं गवर्नमेंट इशू करती है, कंपनीज करती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं, क्योंकि उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो ये दे इशू दीज पेपर, ठीक है, और बदले में इनको लोग जो है फंड्स देते हैं। तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट है, डेब्ट पेपर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बोरोअर is taking money from the lender and lender will get the money back as well as some interest on the money lent। तो borrower जो है वो पैसा लेता है एज अ लोन और लेंडर को उसका पैसा विद इंटरेस्ट मेच्योरिटी डेट पे वापस कर देता है। नाउ देयर आर डेट पेपर में थ्री थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट इज फेस वैल्यू, सेकेंड इज कूपन एंड द थर्ड इज मेच्योरिटी, ठीक है। सो फेस वैल्यू क्या है? वो अमाउंट विच इज टेकन एज अ लोन, ठीक है। अगर इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है 100 रुपीज इन अ पेपर तो फेस वैल्यू पेपर की क्या होगी? 100 रुपीज। ये वो अमाउंट है जो एज अ लोन बोरोर लेता है और इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, राइट। नाउ व्हाट द इन्वेस्टर विल अर्न फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टर ने तो 100 रुपीज दिए हैं, उसको क्या फायदा होगा? तो उसको फायदा होगा he will get some rate of interest। so कूपन जो है, कूपन it represents rate of interest जो borrower देगा टू द लेंडर, ठीक है। अगर सपोज कूपन रेट इज 8% तो 100 रुपीज पे 8% कितना हो गया? रुपीज 8। तो लेंडर को कितना मिलेगा? 8 रुपीज एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। नाउ थर्ड वन इज मेच्योरिटी। मेच्योरिटी का मतलब है कि कितने टाइम पीरियड के लिए ये फंड्स रेज किए गए हैं। तो अगर मेच्योरिटी है पेपर की 10 ईयर्स तो यानी कि 10 ईयर्स के बाद इन्वेस्टर को अपना जो अमाउंट उसने दिया था वापस मिल जाएगा अलोंग विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। नाउ इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ये फिक्स्ड भी होते हैं और फ्लोटिंग भी होते हैं। अब फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड रहता है, 8% है तो 8% ही रहेगा। अगर लोन लिया गया है 20 ईयर्स के लिए तो 20 ईयर्स तक रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 8%। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा भी है इट रिमेन फिक्स्ड। लेकिन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इट इज अ सर्टेन परसेंटेज ओवर द बेंचमार्क। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क? सो इंटरेस्ट रेट रिस्क की डेफिनेशन अगर पेपर में आती है तो आप लिख सकते हो, ये मैं अभी कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। इट इज द रिस्क ऑफ लॉस इन वैल्यू ऑफ debt investments when interest rate change।
ठीक है, देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं पहले एक एग्जांपल लूंगी, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। कि सपोज आपने किसी को आपने जो लेंड किया मनी, वो किया एट 6% इंटरेस्ट फॉर 10 years, राइट। नाउ लेटर बाद में क्या होता है, आपने अपना पैसा दे दिया 6% इंटरेस्ट में, 10 साल तक के लिए दिया, और आपको हर साल जो है वो 6% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन बाद में मार्केट में जो लोन्स हैं, दे आर अवेलेबल एट, न्यू लोन्स आर अवेलेबल एट 8% इंटरेस्ट। ये आपने ओल्ड वाला लोन है जो दिया है पैसा, आपने आप इन्वेस्टर हो, आपने आपने अपने पैसा दिया है एट 6% इंटरेस्ट। अब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया है 8%। तो जो आपका ओल्ड लोन था, जो आपको 6% इंटरेस्ट दे रहा था, इट विल बिकम लेस अट्रैक्टिव। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वाई इट हैज बिकम लेस अट्रैक्टिव, क्योंकि आपको अब ये लग रहा है, ये लगेगा कि अगर मैंने लोन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दिया होता, 10 years की जगह 2 years के लिए दिया होता, तो 2 साल के बाद आपको पैसा वापस मिल जाता, और आप उसको फिर दोबारा किसी को दे देते एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो द लॉस रिस्क इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट रिस्क। सो मनी जो यहाँ पे है, जो आप क्या करते हैं बेसिकली, व्हेन यू बाय अ डेट पेपर, तो आप लोन देते हो। अब मनी जो है वो लॉक हो जाती है फॉर अ फिक्स टाइम। ठीक है, अगर रेट चेंज होता है इस टाइम पे, और नया जो लोन है, इफ इट इज अवेलेबल एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यू विल फेस रिस्क दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट रिस्क। सो आप ये इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसे रिड्यूस कर सकते हो? मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप इन्वेस्ट करो इन शॉर्ट टर्म डेट पेपर्स, ठीक है, तो क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप करोगे, शॉर्ट टर्म पेपर्स में इन्वेस्ट करोगे, तो ये जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, दे विल मैच्योर क्विकली। तो आपके पास आपका पैसा वापस आ जाएगा, आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो एट अ हायर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो जब भी इंटरेस्ट रेट आर एक्सपेक्टेड टू राइज, इट इज ऑलवेज बेटर टू अवॉइड लॉन्ग टर्म डेट पेपर्स एंड प्रेफर शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, राइट। सो यहाँ पे देखा, यहाँ लिखा हुआ है, अगर इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो वो बेटर कैसे होगा? बाय गिविंग शॉर्ट टर्म लोन्स rather than by giving long term loans। तो शॉर्ट टर्म लोन में उसको अपना पैसा वापस मिल जाएगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और फिर वो उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दोबारा किसी को दे सकता है फंड्स, राइट। सो इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब क्या है? कि लॉस इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो। नाउ व्हाट इज क्रेडिट रिस्क और रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, राइट। सो ये वो सिचुएशन है जब बोरोअर जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पाता, या वो अपना रेगुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंडर को नहीं दे पा रहा, या अपना प्रिंसिपल जो उसने फंड्स लिए थे मेच्योरिटी पे वो भी नहीं पे कर पा रहा। तो सबसे ज्यादा रिस्की क्या होता है? जब बोरोअर जो है वो प्रिंसिपल भी नहीं रीपे कर पाता। ठीक है, सो इसलिए ये रिस्क कैसे कंसिडर ध्यान में रखा जा सकता है, या आप जब भी अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन्वेस्ट करें इन अ पेपर विच इज इशूड बाय कंपनी विद हाई क्रेडिट रेटिंग। यानी आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करिए जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए, क्रेडिट रेटिंग जो है कौन करता है? इट इज कैरिड बाय प्रोफेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये जो एजेंसीज हैं, ये क्रेडिट रेटिंग करती, राइट। नाउ अब क्रेडिट रेटिंग सिंबल्स हैं ये वाले, तो ये वाला जो ट्रिपल ए सिंबल है, ये क्या बताता है? कि आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जिन भी पेपर्स में कर रहे हो, डिबेंचर्स में कर रहे हो, ये सेफेस्ट है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स जो हैं सेफली यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको इंटरेस्ट भी रेगुलर मिलेगा, और डिफॉल्ट जो है प्रिंसिपल, डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल जो है वो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही निल है।
यानी उनका जो रिपेमेंट भी होगी प्रिंसिपल की, दैट इज ऑल्सो एश्योर्ड। तो कंट्री आई एम सेइंग सॉरी, जो कंपनी है, जो कंपनी ने जिसने बोरो किए हैं, वो कोई डिफॉल्ट नहीं करेगी, both with respect to the interest and with respect to the repayment of the principal amount. Now comes ट्रिपल बी। ट्रिपल बी का मतलब है ये इंस्ट्रूमेंट सेफ है, राइट, लेकिन अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस होते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि जो इंटरेस्ट रेट पेमेंट है या प्रिंसिपल रीपेमेंट है, इट कैन बी हैम्पर्ड। ठीक है, तो ये जो भी, अगर कोई भी रेटिंग इट इज लेस देन ट्रिपल बी, तो वो थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव है। मतलब अगर जैसे रेटिंग ग्रेड मिलता है टी, तो उसका मतलब इट इज वेरी बैड, बिकॉज इसका डी का मतलब है डिफॉल्ट। कंपनी जो है वो डिफॉल्ट करेगी विद रिगार्ड टू दी रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। नाउ how is debt instrument price? This is very important topic which I'll be covering in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Please hit the like button, share the content with your friends, and do subscribe to my channel. Thank you for watching the video.